नमस्कार किसान भाइयों, वासुदेव नेचुरल फार्मिंग के यूट्यूब चैनल VNF एग्रीकल्चर पे आपका स्वागत है। आज अपने बात करने वाले हैं ये जो प्रभात सीड्स और अपने जो ये कृषि विभाग हनुमानगढ़ के द्वारा जो संयुक्त ये अपने कार्यशाला लगाई गई है, जिसमें गुलाबी सुंडी के बारे में अपने को विस्तृत जानकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए डॉक्टर साहब कि जब गुलाबी सुंडी की बात करनी है तो फिर मिट्टी का क्या फायदा है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन इन सुंडियों के लिए खतरनाक है। अब विजिलेंट रहेंगे तो आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, बहुत बड़ा इंसेक्ट नहीं है। आदरणीय एडी साहब, डॉक्टर BR बाकोलिया साहब, डॉक्टर CS टूर, मेरे साथी सरुण सिंह जी और सुभाष जी, प्रभात सीट से आए हुए प्रतिनिधि, आपके व्यापार मंडल के अध्यक्ष, आदान विक्रेता बंधुओं और प्यारे किसान भाइयों, आज की इस कार्यशाला में आप सबका स्वागत है। और ख़ास तौर पे किसान भाइयों का, क्योंकि बड़ा विषम परिस्थितियाँ चल रही है, मौसम अनुकूल नहीं है। एक तो नहरबंदी है, जैसे हमारे किसान भाई ने बताया, नहरबंदी है। दूसरा, ट्यूबवेल का पानी अपने एरिया में इतना अच्छा नहीं है, और ट्यूबवेल चलाने के लिए अपने पास बिजली भी पहले 6 घंटे थी, फिर 5 है, शायद अब 4 घंटे है, उसमें भी 3-4 कट है। तो परिस्थितियाँ बहुत विषम है। इन विषम परिस्थितियों में भी आप कार्यशाला अटेंड करने आए हैं, तो आप निश्चित रूप से जो जागरूक काश्तकार है, तो आपका इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है। गुलाबी सुंडी की चर्चा शुरू करने से पहले जो हमारे किसान भाई पूछ रहे थे कि जो नहर का पानी लेट मिलेगा और हम कौन सी बिजाई करें या कौन सी किस्म लगाएं, तो इसमें मेरा एक निवेदन है। मई महीने में बीटी कपास की बुआई हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिमम जो टाइम है, अनुकूल जो समय है बीटी का, वो 1 मई से लेकर 20 मई तक है। और पूरे मई महीने में आप निश्चिंत होकर बिजाई कर सकते हो, ईल्ड में कमी नहीं आती। इस बार अपन इसलिए लेट मान रहे हैं क्योंकि हमने और आप सबने 1 अप्रैल से, यानी चौथे महीने के पहले हफ्ते से अपने बिजाई शुरू कर दी। सरसों की जो है सोइंग ज़्यादा थी, खेत अपने खाली हो गए, अपने पास ट्यूबवेल का साधन था, गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी। हमने सोचा भी आगे मई में और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, और इसलिए क्या है कि अप्रैल में सोइंग कर दी। अदरवाइज मई का जो महीना है वो बीटी कपास के लिए, बुआई के लिए सर्वोत्तम है। दूसरा, जैसे टूर साहब ने बताया कि 2 प्रकार की वैरायटी है। कुछ वैरायटी जो है 160 से 165 दिन लेती है, जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन हाइब्रिड कहते हैं अपन। कुछ वैरायटियाँ जो है उनमें 15 दिन का गैप है, अभी प्रभात सीड वाले अपने को बता देंगे। तो अपने को अगर 15 दिन कवर करने हैं तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटियाँ लगा सकते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट ड्यूरेशन ही है। और दूसरी बात ये है, बीटी हाइब्रिड सारे के सारे बढ़िया हैं। आप ये देखोगे कि किसी फार्मर के एक नरमा, एक किस्म 7 क्विंटल बीघे की हुई, वही किस्म दूसरे फार्मर के 9 से 10 क्विंटल बीघे की हुई। तो हाइब्रिड सारे अच्छे हैं, हाइब्रिड में कोई दिक्कत नहीं है। पूरी मई महीने में आप नरमा लगा सकते हो। और ऐसा अनुभव है कि पिछले साल जिन्होंने 10 जून तक नरमा लगाया, वो नरमा भी 7 क्विंटल बीघे का हुआ। मैनेजमेंट आप लोगों का बहुत अच्छा है। फार्मर आजकल खेती जो है बड़ी एडवांस खेती कर रहे हैं, पोषक तत्वों की पूर्ति कर रहे हैं, और ईल्ड आ रही है। दूसरी बात ये भी है कि कॉटन के जो बाजार भाव है उसके मुकाबले किसी भी फसल के बाजार भाव है ही नहीं। ग्वार जो है, पिछले कुछ सालों में ग्वार की पैदावार ज़्यादा अच्छी हो नहीं रही है, ग्वार के बाजार भाव ज़्यादा अच्छे है नहीं, तो काश्तकार के पास से विकल्प कम हो गए। तो काश्तकार की ये प्राथमिकता है कि हम कॉटन लगाएं, और कॉटन लगाएं बेहतरीन तरीके से। जैसा कि टूर साहब ने आपको बताया भी, हमें कॉटन लगाना है। पहले जो अपना देसी कॉटन था या नॉन बीटी था, उसकी जो है रिक्वायरमेंट जो है पोषक तत्वों की इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी बीटी की है। तो जब बीटी लगा रहे हैं तो उसकी पूरी सेवा करें, पूरा खर्चा डालें, और बढ़िया बैलेंस न्यूट्रिएंट उसमें डालें, तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़िया होगा। अभी मेरे को एडी साहब ने निर्देशित किया था कि हमें गुलाबी सुंडी की बात करनी है। किसान भाइयों के मन में एक विचार जरूर होगा कि जब गुलाबी सुंडी की बात करनी है तो फिर बीटी का क्या फ़ायदा है। कि आपके मन में तो ये क्वेश्चन है भी, जब बीटी आ गया इसका मतलब सुंडी नहीं आनी चाहिए। बीटी जब नरमा अपने पास आया या बीटी टेक्नोलॉजी अपने पास आई, उससे पहले 4 प्रकार की सुंडियाँ अपनी कॉटन में आती थी। हरी सुंडी, चितकबरी सुंडी, गुलाबी सुंडी, और एक साटे वाली सुंडी जिसको अपन कहते हैं तंबाकू की लट, टोबैको कैटरपिलर। ये 4 प्रकार की सुंडियाँ थी, जिनकी वजह से हमें
2001, 2002 और 2005 तक बहुत स्प्रे करनी पड़ती, बहुत खर्चा लगता। लेकिन उसके बाद में बीटी फर्स्ट आया, क्राइजिन AC, क्राई फर्स्ट। बीटी की टेक्नोलॉजी ये थी कि उसके अंदर बीटी जीन की वजह से एक प्रोटीन का जो निर्माण होता है, वो प्रोटीन इन सुंडियों के लिए खतरनाक है। ऐसा नहीं था कि बीटी नरमे को सुंडियाँ खाती नहीं है, बात ये थी कि बीटी नरमे को जैसे ही सुंडियाँ खाती है तुरंत मर जाती है। तो बोलगार्ड फर्स्ट आया। आप सब लोगों को खुशी हुई, डिपार्टमेंट को खुशी हुई, जो कंपनियां इनको ईजाद कर रही थी उनको खुशी हुई कि चलो कम से कम एक जो बोलबोरम है या एक सुंडी है उससे पीछा छूटा। कुछ दिन बाद में बोलगार्ड सेकंड आया। बोलगार्ड सेकंड आया, वो 3 सुंडियों के प्रति रेजिस्टेंट था, हरी सुंडी के प्रति, गुलाबी सुंडी के प्रति और चितकबरी सुंडी के प्रति। तो आप और हम सारे बड़े खुश थे भी चलो अब बीटी आया, कम से कम सुंडियों से अपना पीछा छूट गया। लेकिन साइंटिस्ट को उस बात की चिंता थी कि ये बीटी भी कभी ना कभी फेल होगा। फेल होने का मुख्य कारण ये रहेगा कि जो भी सुंडियाँ, जो बीटी जो प्रोटीन है जिन सुंडियों को कंट्रोल कर रहा है, वो धीरे धीरे 5 साल, 7 साल, 10 साल ऐसा टाइम आएगा कि ये सुंडियाँ उस प्रोटीन को झेल जाएगी। और जो बीटी उस सुंडी को झेल गई, उससे आने वाली बीटी जो है वो नरमे में सर्वाइव कर जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि बीटी का जो पैकेट था उसके साथ में एक छोटा पैकेट और दे दिया, रिफ्यूजिया जिसको बोलते हैं, और अपने को सबको ये कह दिया कि आप जो अपनी बाउंड्री वाल है खेत की, उसके चारों तरफ बीटी लगाने के बाद में 2-2, 3-3 लाइनें जो है नॉन बीटी की निकालें। वो साइंटिस्ट ने इसलिए कहा था कि साइंटिस्ट को पता था, बीटी टेक्नोलॉजी इजाद करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनको पता था कि कभी ना कभी ये सुंडियाँ इन बीटी कॉटन पे सर्वाइव कर जाएगी। उनका उद्देश्य ये था कि अगर बाहर जो नॉन बीटी की लाइनें लगी होगी, कीड़ा उसको प्रीफर करेगा, सुंडी उसको प्रीफर करेगी, उस पर जब अपन स्प्रे करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी और बीटी अपना जो है साल दर साल जो है चलता रहेगा। पर हुआ ये कि अपने सोइन ने जो रिफ्यूजिया है उसकी बुआई नए तो अपन ने की, और नई जो सीड उत्पादन कंपनियां उनके भी बहुत बड़े बड़े फार्म है, उन्होंने भी नहीं की, और धीरे धीरे जो है सुंडी का अटैक होना शुरू हो गया। 2014 से लेके 2018 तक ये जो अटैक है ये दक्षिणी भारत में होता रहा। उसका मेन कारण ये है कि दक्षिणी भारत में जो कॉटन लगता है, गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक उधर जाओ आप, कॉटन लगता है वो पेरेनियल कॉटन लगता है। इस समय कॉटन की बुआई करती तो वो फरवरी मार्च तक चलता रहता है, दूसरे या तीसरे महीने तक उनके जो है। और महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा रेनफेड एरिया है, बरसात में कॉटन लगता है और मार्च तक वो कॉटन चलता है। तो वहाँ पे वो गुलाबी सुंडी सर्वाइव कर गई। गुलाबी सुंडी सर्वाइव करने का एक और बड़ा कारण था, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो तीनों प्रकार की सुंडी थी उसमें सबसे खतरनाक थी हरी सुंडी। लेकिन हरी सुंडी क्या है, बहुत सारी फसलों को खाती है। वो कपास को भी खाएगी, वो मूंगफली को भी खाएगी, वो जो अन्य सब्जियों के ऊपर भी आएगी, वो हर प्रकार की जो फसल है उस पर आती है हरी सुंडी। तो उसके पास तो चॉइस थी हरी सुंडी के पास भी, मेरे को बीटी पे जाके क्यों मरना है, मेरे पास तो साटा है, मेरे पास तो बथुआ है, या अन्य कोई जो सब्जी है या अन्य कोई फसल है, मैं अपना काम उस पर चला सकती हूँ। लेकिन गुलाबी सुंडी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में गुलाबी सुंडी एक ऐसा कीट है जो कपास पे ही पलता है। इसकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। इसका एक संकल्प है भी, मैं कपास के अलावा किसी भी पौधे को टच नहीं करूँगा, नंबर 1। दूसरा इसका संकल्प ये है कि कपास के अंदर भी फूल, गुड्डी और टिंडे जो फलीय भाग है, जिनको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, उनके अलावा मैं दूसरे पत्तों को या टहनियों को या तने को टच नहीं करूँगी। तो इसके सामने विकल्प ही नहीं था। और जैसा कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, इसको धीरे धीरे 1 पीढ़ियाँ खत्म हुई, 2 पीढ़ियाँ खत्म हुई, 10 पीढ़ियाँ खत्म हुई, ऐसे करते करते कोई ना कोई एक पीढ़ी सर्वाइव कर गई, और उसके बाद की सारी पीढ़ियाँ जो है कॉटन पे सर्वाइव करना शुरू कर गई। और ये 4 प्रकार की सुंडियाँ हैं, उनमें से गुलाबी सुंडी ऐसी है जो बीटी कॉटन पे आराम से अब आने लग गई है। बीटी कॉटन पे जो है गुलाबी सुंडी अब आने लग गई है। 2018 तक तो अपने साथ प्रॉब्लम ये नहीं थी कि दक्षिणी भारत में ही थी, लेकिन 2018 के बाद में हरियाणा, पंजाब और उत्तरी भारत में भी इसका अटैक होना शुरू हो गया। उसका कारण ये था, सबसे बड़ा कारण ये था कि दक्षिणी भारत का जो कॉटन है
वो यहाँ की जिनिंग फैक्ट्रियों में आता है। कपास की जो मिलें हैं उनमें दक्षिणी भारत का कॉटन आता है, अपना कॉटन भी वहाँ जाता है। दूसरा, वहाँ का बंदोड़ा भी यहाँ पे आता है, वहाँ की खड़ भी यहाँ पे आती है। और एक खास बात और है, हरियाणा का एक कुछ ऐसा बेल्ट है जो आज भी दक्षिणी भारत के जो बंदोड़े और खड़ है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है अपने से। और उनकी जो खड़ है, पशुओं को खिलाई जाने वाली जो खड़ है, उसका कलर पीला है। तो आज भी बहुत सारे लोग बंदोड़ा और खड़ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो दक्षिण भारत से लेके आते हैं। उन बंदोड़ों के साथ में ये गुलाबी सुंडी का सबसे पहले 2018 में जिंद जिले में हरियाणा में प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता वाली स्थिति नहीं थी, क्योंकि 2018 में तो इसका प्रकोप शुरू हुआ था। 2019 में थोड़ा बढ़ा, 2020 में ज़्यादा बढ़ा, और 2021 में ये हालत हो गई कि हरियाणा के कम से कम 10 जिले और पंजाब के कम से कम 8 से 10 जिले, जिसमें मानसा है, बठिंडा है और जो संगरूर है, उन जिलों में इतना बड़ा अटैक हुआ कि वहाँ पे लोगों को जो है कपास चुगाई की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि जब गुलाबी सुंडी का अटैक होता है तो एक तो क्या टिंडा खुलता ही नहीं है, और अगर खुलता है तो उसकी ओपनिंग इतनी बैड होती है कि चुनाई के लायक ही नहीं होता है। तो पिछले साल हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ईश्वर की कृपा माने या प्रकृति की देन, हमारा जो एरिया है हनुमानगढ़ गंगानगर वो काफ़ी हद तक बचा रहा। थोड़ा बहुत इन्फेस्टेशन कहीं हुआ, जैसा तूर साहब बता रहे हैं कि संगरिया साइड में हुआ, और कुछ लेटर स्टेज में जाके जो है राउसर के पास थालड़का और नेहरा वाली डानी और गंदेली के आसपास कुछ एरिया में थोड़ा बहुत गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ। ये कार्यशाला रखने का उद्देश्य इसलिए है, ये जरूरी नहीं है कि इस बार सुंडी आई। कार्यशाला रखने का उद्देश्य ये है कि जब इतने लार्ज स्केल पे हरियाणा और पंजाब प्रभावित हुआ है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी प्रभावित होंगे। इतनी मुश्किल से बिजाई कर रहे हैं, ट्यूबवेलों का पानी, इतना महंगा डीजल और लगा के, और लास्ट में जाके अगर गुलाबी सुंडी आती है तो किसान को बहुत दिक्कत आती है। इसलिए कार्यशाला रखने का उद्देश्य ये है कि हम उसके प्रति थोड़ा थोड़ा जागरूक रहें, अपने खेत की मॉनिटरिंग करते रहें। अब विजिलेंट रहेंगे तो आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। बहुत बड़ा इंसेक्ट नहीं है। अगर हम सारे सब मिलके, डिपार्टमेंट मिलके, प्राइवेट कंपनियां, किसान, आदान विक्रेता सब मिलके अगर कोशिश करेंगे तो सुंडी हारेगी और हम जीतेंगे। तो सबसे पहले किसी भी अगर इंसेक्ट को या किसी भी बायोलॉजिकल एंटिटी को अगर कंट्रोल करना है तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में बताता हूँ मैं, गुलाबी सुंडी क्या है। गुलाबी सुंडी का जो पतंगा है वो 8 से 9 mm लंबा, फुर्तीला और सलेटी कलर का होता है, और उसके ऊपर जो है गोल्डन कलर की धारियाँ होती है। सेम इसका अंडा भी वही है, सलेटी और गोल्डन कलर का अंडा होगा और चमकीले कलर का होगा। इसकी खास बात यह है कि ये हमेशा जो अंडे देती है वो जो पुष्पक्रम है या जो फूल गुटी टिंडे हैं उनके पास ही देती है, क्योंकि इसके जो पतंगे हैं उनको इस बात का आभास है ये बहुत अमीर इंसेक्ट है, बहुत ही अमीर है। ये धूप पसंद नहीं करता, एकदम ठंड में रहने वाला इंसेक्ट है। तो इसको ये आभास है कि जैसे ही मैं अंडा दूंगा, अंडे से लार्वा निकलेगा जिसको अपन सुंडी बोलते हैं, फर्स्ट इंस्टार जो निकलेगा उसको जल्दी से जल्दी फूल गुड्डी मिल जाएगी, क्योंकि खाएगा वो फूल गुड्डी। अगर फूल गुड्डी नहीं मिली उसको तो मरना पसंद करेगा निश्चित रूप से, पौधे की पत्ती को तो टच ही नहीं करेगा, और कपास के अलावा किसी पे जाता नहीं है। तो इसका जो पतंगा है या इसकी जो मादा है या जो वेस्ट है, उसकी ये प्रयास रहता है कि वो फूल गुड्डी पे ही जो है अंडा देती है। अंडा देने के बाद में 4 से 5 दिन बाद में उसका जो लार्वा है वो फूल को डैमेज करना शुरू कर देता है। 1 या 2 दिन की छोटी जो सुंडी है वो सफेद रंग की होगी, वो गुलाबी नहीं होगी। गुलाबी रंग कब होगा? जब वो फूल के भाग को या टिंडे के अंदर के भाग को खाना शुरू कर देगी, तब उसका रंग जो है गुलाबी होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में उसका पूरा शरीर गुलाबी होगा, और उसका जो आगे के जो माउथ पार्ट है जिसको हेड पार्ट हम कहते हैं, वो जो है डार्क कलर का स्लेटी रंग का होगा। टिंडे में जाने के बाद में इसकी एक और खासियत रहती है, इसको हमेशा डर रहता है कि हाँ भाई मैं टिंडे में हूँ, ये फार्मर को पता है, किसान को पता है, किसान स्प्रे करेगा और मुझे मरना होगा। तो पहली बात तो ये टिंडे के अंदर है तो एक बंकर का काम कर लिया। जैसे ही टिंडे के अंदर ये इंसर्ट करती है, उस टिंडे के छेद को अपने जो एक लार जो होती है, एक जेली जैसा पदार्थ है, उससे बंद करती है ताकि वहाँ पे कोई भी स्प्रे पहुँचे ही ना। फिर भी इसको बह रहता है कि आजकल स्प्रे बहुत बड़ी बड़ी आ गई, काश्तकारों के पास अच्छे ढोल है, अच्छी ढोलकियाँ हैं प्रेशर वाली, वो मारेंगे। तो फिर ये क्या करती है,
टिंडे के अंदर जो बीज है उस बीज को काट के उस बीज के अंदर रहती है। अब कभी कभी ये होता है कि बीज का साइज छोटा और इसका साइज बड़ा, तो फिर ये क्या करती है कि दो बीज को आपस में पास में लेके आती है, दोनों बीजों के बीच के खोल को ये खत्म करती है, उन दोनों बीजों को चिपका के उसके अंदर रहती है, यानी बंकर के अंदर भी बंकर। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हम इसको कब खत्म कर सकते हैं या इसका नियंत्रण कब कर सकते हैं कि जब ये टिंडे में प्रवेश करे उससे पहले पहले अपने को इसका नियंत्रण करना है। अब हमारे पास ये बात आती है भी इसकी मॉनिटरिंग कैसे करें जी। तो मॉनिटरिंग करने का एक तरीका है कि जब हमारे खेत में फूल गुड्डी स्टार्ट हो जाए, हमारे को सुबह सुबह रेगुलर जाके खेत को चेक करना है। आप खेत में घूमोगे तो सारे फूल यूँ खिले हुए होंगे, लेकिन जिस फूल के अंदर गुलाबी सुंडी चली गई वो फूल यूँ बंद होगा, उस फूल की जो पंखड़ियाँ हैं यूँ चिपी होगी, यानी फूल का स्वभाव तो है यूँ खिलना चाहिए, लेकिन जब गुलाबी सुंडी उसके अंदर चली गई तो वो फूल यूँ चिपकेगा। जैसे गुलाब का फूल की सारी पंखड़ियाँ आपस में चिपकी होती है, वैसे ही गुलाबी सुंडी से प्रभावित जो फूल है उसकी पंखड़ियाँ यूँ चिपकी हुई होगी। तो आप जो ही कॉटन के बीच में से निकलेंगे या कैरी के बीच में से निकलेंगे, आप यूँ घूमते घूमते आप बता सकते हैं हाँ ये फूल है उसमें गुलाबी सुंडी है जी, ये फूल है उसमें गुलाबी सुंडी है, अगर प्रकोप हुआ तो पहला निगरानी करने का तो ये तरीका है कि हम वो फूल देखें। दूसरा निगरानी करने का तरीका ये है कि जो छोटे कच्चे टिंडे हैं, 10 से 12 दिन के जो टिंडे हैं कच्चे टिंडे, क्योंकि उनको ज़्यादा अटैक करती है, उनको भेजना आसान होता है। वो 20 से 25 टिंडे अपन खेत में रैंडमली कलेक्ट करें और उनको आराम से बैठ के छाया में देखें, उनको चीर के देखेंगे तो उनके जो लार्वा है या तो सफेद कलर वाला लार्वा या गुलाबी कलर वाला लार्वा अपने को इसमें मिल जाएगा। तो अपने को पता चल जाएगा भी हाँ भी अपने खेत के अंदर जो है गुलाबी सुंडी का प्रकोप शुरू हो गया है। तीसरा जो तरीका है मॉनिटरिंग का वो ये है कि हम अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाएं। फेरोमोन ट्रैप किसान भाइयों ने देखे होंगे, देखे है सारा फेरोमोन ट्रैप, ऊपर रबड़ को ढक्कन, नीचे प्लास्टिक की वो थैली है। वो मॉनिटरिंग का एक तरीका है, वो आजकल वैसे तो काफी सालों से चल रही है, लेकिन आने वाले समय की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है वो इसलिए है कि उस जो लिफाफा है, लिफाफे के ऊपर जो ढक्कन होता है प्लास्टिक का, उसके नीचे एक डंडी होती है, उसमें एक ल्यूर लगता है छोटा सा। उस ल्यूर में गुलाबी सुंडी की जो मादा पतंगा है उसकी स्मेल होती है। तो नर पतंगा ये सोचता है मेटिंग के लिए अपने पार्टनर को ढूंढता है, अपने साथी को ढूंढता है, उसको वहां स्मेल आती है तो वो ये सोचता है भी यहाँ मादा पतंगा है। तो उस स्मेल को लेकर वो जाएगा, ढक्कन के पास जाएगा और ढक्कन में जो छेद बने हुए हैं नीचे, उनमें से जाके वो प्लास्टिक की थैली में गिर जाएगा। अगर अपने खेत में अपने 4 से 5 जो अलग अलग जगह पे फेरोमोन ट्रैप लगा लिए तो बड़ी आसानी से अपन पहचान सकते हैं कि गुलाबी सुंडी। अच्छा, दूसरी बात ये आपके मन में ये कंफ्यूज होगा कि जी हमें कैसे पता चलेगा वो गुलाबी सुंडी का ही है, उसमें तो हरी सुंडी का भी आ सकता है, उसमें चितकबरी सुंडी का भी आ सकता है, उसमें तंबाकू की सुंडी भी आ सकती है, या कोई और पतंगा आ सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा अभी ये गुलाबी सुंडी का नर है। तो किसान भाइयों, जब अपन ल्यूर लेके आएंगे, देखो ये छोटे छोटे कीड़े हैं, लेकिन हर कीड़े की जो मादा है उसकी गंध अलग अलग है। तो जिन साइंटिस्ट ने ये फेरोमोन ट्रैप बनाए हैं, उन्होंने जो ल्यूर बनाएंगे गुलाबी सुंडी के लिए, वो गुलाबी सुंडी की मादा की ही गंध होगी। आप अगर ला के खेत में उसको लगाओगे इतनी हाइट पे, यानी जो अपना कपास का पौधा है उससे थोड़ी सी ऊंची हाइट पे हम लगा देंगे, तो सिर्फ अगर गुलाबी सुंडी का ल्यूर है तो गुलाबी सुंडी का ही नर आएगा, और नर आएगा तो अपने को पता चलेगा कि हाँ खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक होने वाला है। ज़्यादा महंगा नहीं है, मेरे ख्याल में 20 से 30 रुपये का होगा सब, 20-30 रुपये का है। अपन 4 या 5 लगाएं तो अपने मॉनिटरिंग में आसानी रहेगी। तो ये एक मॉनिटरिंग का पार्ट हो गया। अब बात आती है जी, हमारे को इसका लाइफ साइकिल भी पता है, इसकी पहचान भी पता है हमारे को, अब हमने मॉनिटरिंग भी कर ली, अब हम क्या करें? तो 2 चीज़ें आती हैं, एक तो मैनेजमेंट प्रबंधन और एक आता है नियंत्रण। प्रबंधन के लिए क्या करना है? मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा अपने को अब थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। वो मेहनत इसलिए करनी होगी कि कुछ खेतों में पिछली साल जब हम जो है नरमे की लास्ट जो चुगाई करने के बाद में जरूर ऐसे खेत होंगे जिनमें तो इक्की दुक्की या कुछ जो है गुलाबी सुंडी का प्रकोप होगा। वो टिंडे या तो खुले नहीं या अध खुले तो अपन ने चुगे नहीं, वो लकड़ियाँ अपन ने काटी, ढेर लगाए,
कुछ लकड़ियों को तो अपन ने काम में ले लिया, कुछ लकड़ियां अपने खेतों में शेष है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। किसी के पास आधी ट्राली है खेत में, किसी के पास एक ट्राली है खेत में। हो सकता है उनके अंदर जो गुलाबी सुंडी के प्यूपा हो, जिनको अपन कैप्सूल कहते हैं, क्योंकि ये जो है कैप्सूल अवस्था में रहती है। जब अपन बरसंटियाँ पट लेते हैं तो ये कैप्सूल अवस्था में चली जाती है और 3-4 महीने आराम से कैप्सूल अवस्था में रहती है। वो कैप्सूल अवस्था कब टूटेगी? जब हम जो कॉटन की बुआई कर देंगे और हमारी फसल के अंदर फूल फलाका शुरू हो जाएगा, तो वो कैप्सूल अवस्था टूटेगी और वहाँ से पतंगे निकलने शुरू होंगे, मेटिंग करेंगे और अपने खेतों में अंडे देना प्रारंभ कर देंगे। अपने को इतना सा कष्ट करना है कि जो लकड़ियाँ हैं, अगर थोड़ी लकड़ियाँ हैं तो उनको अच्छी तरह से सुबह सुबह 2 घंटे लगेंगे झड़का के दूसरी जगह रखनी है धूप में, और वो जो नीचे कचरा बचता है, जो डोडी बचती है, उनको अपने को जला के नष्ट करना है। ये जो मैनेजमेंट का सबसे अच्छा पार्ट है इस समय जो अपने को करना है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि जो कॉटन मिल है, ये साहब की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी ये प्रयास चल रहे हैं कि कॉटन मिल है जहाँ पे बंदोड़ों के ढेर है, उनको ये सुझाव दे रहे हैं, उनको ये सजेस्ट दे रहे हैं कि आप उस ढेर को और कुछ मत करो, आप प्लास्टिक की सीट से ढक दो। हल्की सीट जो अपन कुप बांधने के लिए काम में लेते हैं, 500-700 रुपये की सीट आएगी। अगर जो बंदोड़ों के ढेर है उनको प्लास्टिक से ढक दिया तो एक समय आने के बाद में उन बंदोड़ों के अंदर 2 बंदोड़ों को जोड़ के जो गुलाबी सुंडी प्यूपावस्था में थी उसका पतंगा निकलेगा, ऊपर प्लास्टिक सीट है, 4-5 दिन फटफड़ा के वो वही मर जाएगा और अपने खेतों में अटैक नहीं करेगा, तो बहुत हद तक हमारे खेतों का बचाव होगा। तो ये इसका दूसरा हो गया। अब बात आती है जी, अगर आ जाए तो हमें क्या करना है? तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, और इसके लिए कोई अलग से स्प्रे नहीं करनी। अब ये नहीं है कि गुलाबी सुंडी को सोच के हम स्प्रे की जो है संख्या बढ़ा दें। आप ये देखोगे जो स्प्रे जो पहले चल रही थी वही स्प्रे अब करनी है। थोड़ा सा विवेक से काम में लेना है अपने को, कि पहले जो है 70 से 80 दिन फसल में हमें नीम आधारित स्प्रे करना है। वो इसलिए करना है कि आप सोचोगे भी नीम आधारित क्यों जी, नीम से तो कोई भी कीड़ा नहीं मरता। नीम आप करोगे तो सीधा कोई भी कीड़ा नहीं मरेगा, लेकिन नीम बहुत कारगर है। कारगर इसलिए है कि नंबर 1 तो ये रिफ्लेक्शन का काम करता है। जब भी कोई मादा पतंगा अंडे देने के लिए किसी पौधे पे पहुंचा, इस पौधे पे पहुंचा वो, अब उसको वो पास जाने के बाद में उसको अच्छे तरह से ट्राई करता है कि हाँ ये पौधा अंडों के लिए सेफ है या नहीं है। तब उसमें अगर नीम की स्मेल आती है तो वो पहली बात तो अंडे ही नहीं देगा, वो रिफ्लेक्ट होगा वहाँ से। नीम का पहला काम क्या है? कीड़ों को रिफ्लेक्ट करना। तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, वो दूसरे पौधे पे जाएगा, तीसरे पौधे पे जाएगा, ऐसे उड़ता रहेगा। वो सोचेगा भी कहाँ मेरे को ऐसा पौधा मिले जहाँ पे मेरे अंडे सुरक्षित रहे, अंडों से निकलने वाली लार्वा सुरक्षित रहे, या कहने का मतलब ये है कि मेरी पीढ़ियाँ सुरक्षित रहे। तो पहला काम तो नीम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा काम क्या है कि अगर कोई भी इंसेक्ट, चाहे वो बोलवोरम हो यानी कोई सुंडी हो या रस चूसने वाला कीट हो, जो नीम के स्प्रे के बाद में उस पौधे का रस चूसता है या उस पौधे को काट के खाता है, तो उसके शरीर के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि वो अंडे से जो है प्यूपा, तो अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट, जो ये जीवन चक्कर है उनका वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वो डिस्टर्ब होने के बाद में उस जो कीट है उसकी जो जनरेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहती। तो नीम के बहुत फायदे, हमें शुरुआती जो स्प्रे है वो नीम आधारित करना है। इसके अलावा जब बात आती है कि ठीक है जी अब अपनी मैन क्रॉप है तो उसके अंदर जो है थ्रिप्स का अटैक भी हो गया और इधर अपने को डर है भी गुलाबी सुंडी भी आएगी, तो यहाँ अपने को जो दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है स्प्रे की, तो उसमें सबसे सेफ जो स्प्रे है वो है इमामेक्टिन बेंजोइट। इमामेक्टिन बेंजोइट जो हर साल अपन प्रोक्लेम के नाम से आप ज़्यादातर जानते हो। इमामेक्टिन बेंजोइट क्या करेगा? थ्रिप्स को भी कंट्रोल करेगा और गुलाबी सुंडी को भी कंट्रोल करेगा। और सबसे पहले जो रस चूसक जो 3 जो है इंसेक्ट है, जो थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है और हरा तेला है, उसमें जो सबसे पहले अटैक हो रहा है पिछले 2-3 सालों में वो जूं का हो रहा है, उसको अपन थ्रिप्स कहते हैं। तो इमामेक्टिन बेंजोइट का स्प्रे करेंगे आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उधर थ्रिप्स खत्म अपना और इधर जो है गुलाबी सुंडी जो है वो भी खत्म। नंबर 1 बात। दूसरा है परफोनोफोस। परफोनोफोस भी बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है। ये कुछ हद तक अंडों को भी खत्म करता है किसी भी प्रकार के, चाहे वो रस चूसक कीट के अंडे हो या जो है इसके बोलवोरम के टिंडे हो, तो टिंडों को भी खत्म करता है।
निम्फ को भी खत्म करता है, एडल्ट को भी खत्म करता है। ये क्या करेगा, थ्रिप्स को भी कंट्रोल करेगा, गुलाबी सुंडी को भी कंट्रोल करेगा और कुछ हद तक जो है सफेद मक्खी को भी कंट्रोल करेगा। तो अपन परफॉर्मोपोस ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, नहीं होगा वैसे तो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ तो फिर अपने पास इंडोक्सा कार्ब है, थायोडी कार्ब है, ये जो दवाइयाँ अपने को काम में लेनी है। अब बात आती है, ये तो बीज की अवस्था के लिए, अब बात आती है जी अपनी जो कपास है वो पकाव की तरफ है। उस समय हमेशा अपन इथियोन करते हैं सफेद मक्खी के लिए, तो इथियोन भी बहुत बड़ा ऑप्शन है अपने पास। लेकिन वो कब करना है, अगस्त सितंबर में जाके करना है अपने को, अगस्त या सितंबर में करना है, तो इथियोन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है साइपरमेथ्रिन 2 प्रकार की आती है, 10 सीसी और 25 सीसी, तो उनको भी काम में ले सकते हैं। एक स्पिनोटोरम आता है, उसको भी अपन जो फसल की जो बीज की अवस्था है उसमें काम में ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स को कंट्रोल कर रही है वो गुलाबी सुंडी को भी कंट्रोल करेगी। बहुत ज़्यादा चिंतित होने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अपने को आवश्यकता है कि हम अपनी खेत की निगरानी करें, खेत की मॉनिटरिंग करें और हम ये देखें कि हाँ गुलाबी सुंडी का प्रकोप है या नहीं है। नहीं है तो अपना जो रूटीन चल रहा है स्प्रे का वही अपनाएंगे। और अगर कहीं भी गुलाबी सुंडी का अगर प्रकोप होता है तो ये पूरी कृषि विभाग की टीम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से लेकर हमारे डिप्टी डायरेक्टर तक आपके साथ है। आप जब भी आपकी कोई इस प्रकार का मैसेज आएगा तो हमारे जो साथी फील्ड में है वो आपका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ और आपको इस तरह की नई नई जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।